नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग फिजिक्स पोर्शन कवर कर रहे थे और इसके पहले देखिए जितने भी लेक्चर्स हमने कवर किए हुए हैं फिजिक्स का, जो कि हमने एसएससी, जेई और सीएचएसएल के लिए स्टार्ट किया हुआ था, तो हमने जो है उसका अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है। तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ जाके आप लोग सारे वीडियो को आप लोग एक्सेस कर सकते हैं। और इसके पहले हमने देखिए इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और ज्योग्राफी, इनका पूरा कंप्लीट लेक्चर्स हमने ऑलरेडी बना दिया है और वो भी पीडीएफ भी हमने प्रोवाइड कर दिया है। तो आपको जो है लेक्चर्स का प्लेलिस्ट का लिंक और साथ में पीडीएफ का भी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो वहाँ से जाके आप लोग सारे चीज़ों को देख सकते हैं और पीडीएफ आप लोग बाय करके स्टडी करते रहिए। हम आपका सारा जनरल स्टडी का जो भी पोर्शन आपका भी रिमेनिंग है वो आपका पूरा हम टाइम से पहले करा देंगे आपका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का लेक्चर। तो आज जो है हम लोग वर्क पावर और एनर्जी जो चैप्टर है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग एक एक करके जितने भी आपके दिए गए टर्म आपका वर्क, एनर्जी और पावर, इसको हम लोग समझते चलेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग वर्क के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन को समझेंगे और इसका जो लिटरल मीनिंग होता है वर्क का वो हम लोग यहाँ पे समझेंगे। सपोज कीजिए कि कोई बॉडी है, ये इनिशियल पोजिशन पे बॉडी रखा हुआ है। तो इसमें देखिए वर्क डन कब होगा कि जब ये बॉडी जो है यहाँ पे क्या होगा कि अपना जो इनिशियल पोजीशन है ये अपना पोजीशन को चेंज करके ये पोजीशन ए से बी तक आ गया है, जबकि हमने इसमें फोर्स यहाँ पे लगाया हुआ है तब। तो वर्क हम लोग उस समय बोलेंगे कि जो है काम मतलब कि किया गया है उसके ऊपर में, बॉडी के ऊपर में, कि जब है बॉडी जो है अपना पोजीशन चेंज करता है, यानी कि उसके अंदर में डिस्प्लेसमेंट होती है, तो तभी हम कह सकते हैं कि वहाँ पे काम किया गया है। तो 10 वर्क का अगर हम सिंपल डेफिनेशन बोले कि वर्क इज डन कि व्हेन द फोर्स इज अप्लाइड इन अ बॉडी, व्हेन द बॉडी मूव्स, यानी कि बॉडी जो है वो अपना पोजीशन चेंज करे, यानी कि उसके अंदर में डिस्प्लेसमेंट हो, यानी कि पहले अभी ए पोजीशन पे था और इसने जो है फोर्स लगाने के बाद ये जो है बी पोजीशन पे आ चुका है, फाइनल पोजीशन इसका यहाँ पे है। तो हम कह सकते हैं कि इसमें जो हमने फोर्स लगाया हुआ है तो उसमें वर्क डन हुआ है मेरा। तो उसके लिए देखिए वर्क डन होने के लिए फोर्स तो हम लगाएंगे ही, लेकिन उसके साथ साथ में डिस्प्लेसमेंट भी होना चाहिए बॉडी के अंदर में, तभी हम कह सकते हैं कि वर्क डन मेरा हुआ है। यदि हम केवल फोर्स लगाए और बॉडी में कोई डिस्प्लेसमेंट ही ना हो तो हम वहाँ पे नहीं कहेंगे कि वर्क डन हुआ है, भले हम फोर्स वहाँ पे लगा रहे होंगे। अब यहाँ पे देखिए वर्क डन का एक फार्मूला होता है, तो जिसको कि हम लोग यहाँ पे समझते हैं। तो वर्क डन जो है ये फोर्स जब हम लोग इको जब अप्लाई करते हैं हम लोग, तो ये होता है प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट ऑफ अप्लीकेशन ऑफ द फोर्स, और वो भी फोर्स के डायरेक्शन में भी वर्क होना चाहिए। तो डायरेक्टली आप फार्मूला याद रख सकते हैं इसका वर्क डन का, दैट इज एफ इंटू डी कॉस थीटा। अब यहाँ पे देखिए जो फोर्स हमने अप्लाइड किया तो जो बॉडी के अंदर में डिस्प्लेसमेंट होगा तो वो जो है डिस्प्लेसमेंट उसी फोर्स के डायरेक्शन में ही होना चाहिए, तब वहाँ पे एग्जैक्ट जो है वर्क मतलब कि होगा उसका। अब यहाँ पे देखिए केसेस होते हैं इसके कि जैसे अमाउंट ऑफ वर्क डन आपका कब कब जीरो हो सकता है, तो इसके बहुत सारे केसेस होते हैं इसके अंदर में। तो सबसे पहली बात है कि अगर मान लीजिए कि हमने फोर्स अप्लाइड किया हुआ है बॉडी में, तो उसमें जो है कोई डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हो रही है, तो इसका मतलब क्या है कि डिस्प्लेसमेंट वहाँ पे जीरो है। तो आप इस फॉर्मूले में रखिएगा डी का वैल्यू जीरो, तो ये वर्क डन आपका जीरो तो आ ही जाएगा। तो पहला केस बनता है कि वर्क डन जीरो कब होगा कि व्हेन देयर इज ए नो डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पे वर्क डन मेरा जीरो होगा। तो एक तो केस आपका ये हो गया। अब दूसरा केस इसमें बनता है कि जब डिस्प्लेसमेंट अगर बॉडी में अंदर में जो है तो वो अगर नॉर्मल होता है फोर्स के डायरेक्शन के जो हमने अप्लाइड किया हुआ है यहाँ पे, यानी कि डिस्प्लेसमेंट जो है तो वो डायरेक्टली जो है परपेंडिकुलर रहेगा, यानी कि नॉर्मल रहेगा जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स अप्लाइड किया हुआ है। तो इसका मतलब है कि थीटा का जो वैल्यू रहेगा वहाँ पे 90 डिग्री होगा, और जब आप लोग कॉस 90 का वैल्यू रखिएगा तो ये जीरो आता है। तो इस फॉर्मूले में जब आप रखिएगा कॉस थीटा का वैल्यू 90 डिग्री तो वर्क डन यहाँ पे जीरो होगा। तो इसका मतलब है कि अगर डायरेक्शन मतलब कि जो फोर्स हमने अप्लाइड किया हुआ डिस्प्लेसमेंट जो है अगर वो नॉर्मल नॉर्मल हो रहा है फोर्स के अप्लाइड करने से, तो वहाँ भी जो होगा आपका वर्क डन जीरो होगा। तो ये दो केसेस होते हैं इसके। अब बात आती है यहाँ पे कि वर्क डन जो है वो मैक्सिमम कब होगा, कि वर्क डन देखिए मैक्सिमम तब होगा कि जब डिस्प्लेसमेंट जो है जिस डायरेक्शन हमने फोर्स अप्लाइड किया हुआ उसी डायरेक्शन में हो, तो उस केस में वर्क डन मैक्सिमम होगा। क्योंकि देखिए जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाइड किया और उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो तो वहाँ पे जो थीटा का वैल्यू रहेगा वो क्या रहेगा, जीरो रहेगा, और कॉस जीरो बराबर वन होता है। तो जब इस फॉर्मूले में आप रखिएगा तो इसका आ जाएगा एफ इंटू डिस्प्लेसमेंट एफ इंटू एस आ जाएगा। तो इस केस में जो वर्क डन होगा वो मैक्सिमम होगा। तो आप जो है इस केसेस में आप फिगर में देख
सकते हैं यहाँ पे कि फोर्स यहाँ पे जैसे कि हमने अप्लाइड किया ऊपर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हुआ जस्ट इसके नॉर्मल, मतलब कि दोनों के बीच में जो है 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो इस केस में क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट मतलब इस केस में वर्क डन जो होगा वो जीरो होगा मेरा। और उसी तरीके से इसमें आप देखिए, जैसे कि दूसरा केस इसमें आपका था यहाँ पे कि जिस डायरेक्शन में फोर्स हमने अप्लाइड किया उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो इस केस में जो है कि वर्क डन मैक्सिमम होगा और वर्क डन जो होगा यहाँ पे वो पॉजिटिव होगा। तो अब देखिए वर्क डन पॉजिटिव और नेगेटिव कब होते हैं, इसके भी केसेस होते हैं कि देखिए जैसे जो अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा आपका वो पॉजिटिव होगा कि जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जब एंगल जो है वो लेस देन 90 डिग्री अगर रहती है तो उस केस में वर्क डन जो होगा मेरा वो पॉजिटिव होगा। और वहीं अगर निगेटिव की यदि हम बात करते हैं तो निगेटिव कब होगा आपका कि जब एंगल बिटवीन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में अगर 180 डिग्री रहती है या फिर 90 डिग्री से अगर ग्रेटर रहती है तो उस समय जो वर्क डन होगा तो वो निगेटिव होगा। इसका मतलब है कि फोर्स हम लोग जिस डायरेक्शन में अप्लाइड कर रहे हैं तो उसके जस्ट अपोजिट में डिस्प्लेसमेंट होगी बॉडी की। तो ये सारे केसेस है जो आपको याद रखना है वर्क डन से रिलेटेड। अब आइए हम लोग देखते हैं वर्क का यूनिट्स क्या क्या होते हैं, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिए जो वर्क का एसआई यूनिट होता है, एसआई यूनिट के टर्म्स में इसको हम लोग जूल्स में मेजर करते हैं वर्क को, और वही सीजीएस यूनिट में इसको अर्ग में हम लोग मेजर करते हैं। तो अब देखिए इसका एक और यूनिट आप लोग बना सकते हैं, जैसे वर्क डन का फॉर्मूला होता है एफ इंटू डी, यानी कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का जैसे कि न्यूटन होता है और जो डिस्प्लेसमेंट है उसका मीटर होता है, तो न्यूटन मीटर भी आपका एक तरीके से ये हो सकता है। तो वर्क जो है ये एक स्केलर क्वांटिटी है। अब यहाँ पे देखिए जैसे एक जूल जो वर्क होती है, जैसे कि इसका SI यूनिट एक जूल होती है, तो एक जूल ऑफ वर्क हम लोग कब बोलेंगे कि जैसे वर्क डन हुआ है मेरा, कि जब एक न्यूटन का फोर्स जो है अगर बॉडी को 1 मीटर की दूरी पे डिस्प्लेस करता है उसके अपने ही डायरेक्शन में, तो वहाँ पे बोलेंगे कि एक जूल का वर्क मेरा हुआ है। उसी तरीके से अगर एक अर्ग की हम बात करते हैं कि एक वर्क जो है वर्क डन हुआ है मेरा, कि जब बॉडी जो है जब उसमें हमने फोर्स अप्लाइड किया हुआ है तो उसमें जो है एक डाइन का जैसे कि अप्लाई करने के बाद डिस्प्लेसमेंट होती है बॉडी के अंदर में, और वो भी 1 सेंटीमीटर हो उसी के डायरेक्शन में, तो वहाँ पे बोलेंगे कि एक अर्ग का जो है वर्क डन किया गया है वहाँ पे। अब यहाँ पे कुछ देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके हैं कि जैसे आपका इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है 1 जूल इज इक्वल टू होता है 1 न्यूटन मीटर के बराबर, और 1 न्यूटन बराबर होता है 10⁵ डाइन के बराबर, और 1 जूल बराबर होता है 10⁻7 अर्ग के बराबर होती है। तो ये सारे कन्वर्जन्स हैं जो आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन या फिर जो एग्जाम्पल जो रहते हैं आपके, या फिर एग्जाम में क्वेश्चन जो आते हैं आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में, तो ये डायरेक्टली आपसे पूछ ले आते हैं। ये डायरेक्टली क्वेश्चन दिया जाता है कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू कितना डाइन होता है, तो ये 10⁵ डाइन होता है। उसी तरीके से 1 जूल बराबर कितना अर्ग होता है, तो ये 10⁻7 अर्ग होता है। तो ये कुछ छोटे छोटे जो पॉइंट्स है जो आपको याद रखना है। अब एनर्जी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिए एनर्जी जो किसी भी बॉडी का उसके अंदर में कार्य करने की क्षमता को हम लोग बोलते हैं। तो इसका सिंपल सा डेफिनेशन होता है कि एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज इट्स कैपेसिटी टू डू वर्क्स। अब कोई भी बॉडी है तो उसमें कितना कैपेसिटी होगा, तो जितना कि उसके पास एनर्जी होगा उतना ही कैपेसिटी, वो इतना ही कैपेसिटी से कर सकता है किसी भी काम को। तो अब यहाँ पे जो है कार्य करने के रिलेटेड से बॉडी के ऊपर में दो तरीके से केसेस आते हैं। एक होता है कि जैसे बॉडी जो है वो खुद कार्य कर रहा है या फिर बॉडी के ऊपर काम हो रही है, तो इस केस में एनर्जी का जो सिनेरियो होती है, तो एक में आपका होता है कि जैसे मान लीजिए कोई बॉडी है वो खुद जो है कार्य कर रहा है, यानी कि खुद ही वो काम कर रहा है, तो इस केस में उसका जो एनर्जी है वो डिक्रीज करेगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि जो वर्क है उस बॉडी के ऊपर ही हो रही है, जो बॉडी है वो मतलब कि उसी के ऊपर कार्य हो रही है, तो इस केस में क्या होगा कि एनर्जी जो है उसकी इंक्रीज करेगी। तो ये दो केस जो है तो आप लोग याद रखना, इनसे आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखिए हम लोग एनर्जी का जो यूनिट्स होते हैं उसको डिस्कस करते हैं हम लोग। तो इसका देखिए जो सिंपल यूनिट है, मतलब जो एसआई यूनिट पे जो मेजर करते हैं हम लोग एनर्जी का, तो वह है जूल है। तो वहीं हम इसका जैसे सीजीएस यूनिट में बात करें तो इसका अर्ग होता है। तो एक क्वेश्चन आपका आता है यहाँ पे कि क्वेश्चन आपका रहता है कि एसआई यूनिट में और जो सीजीएस यूनिट है तो इसका वर्क का भी आपका सेम रहता है और एनर्जी का भी सेम ही रहता है इनका। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि कौन सा है दो, मतलब कि जो ऐसे कंपोनेंट है कि जिनका जो एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट जो सेम रहती है, तो वो आपका एनर्जी और वर्क आपका हो जाएगा। और वहीं पे देखिए जो कमर्शियल यूनिट है, जो कमर्शियल यूनिट हम लोग अपने जो घरों में जो अप्लायंसेस यूज़ करते हैं तो उसको हम लोग मतलब कि जितने भी इलेक्ट्रिक मीटर जो रहते हैं उसका, तो उसको मेजर करने के लिए कमर्शियल यूनिट होती है किलोवाट आवर में। तो ये 3 यूनिट जो है आप लोग इसको याद रखना। अब देखिए जो एनर्जी होते हैं तो इसके दो टाइप्स होते हैं, एक होता है पोटेंशियल एनर्जी और दूसरा होता है काइनेटिक एनर्जी, जो कि हम लोग इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। इनसे भी आपका क्वेश्चन अच्छा खासा पूछा जाता है एग्जाम में। देखते हैं कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी के बारे में। तो देखिए जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है तो ये एक बेसिक लॉ होता है फिजिक्स का, और इसी के चलते जो हम लोग स्टडी करते हैं इसमें बहुत सारे चीज़ को। तो देखिए जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये कहता है कि जैसे कोई भी अगर क्लोज सिस्टम है
तो वो सिस्टम जैसे कि आइसोलेटेड सिस्टम अगर होना चाहिए सराउंडिंग से, तो उसके अंदर में जो है टोटल जो एनर्जी रहती है सिस्टम की कंजर्व रहती है। तो इसका कहने का मतलब यह है कि जो टोटल एनर्जी रहेगा सिस्टम का वो कंजर्व रहेगा। तो इस तरीके से क्या होगा कि वहाँ पे जैसे एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशन होती है, इसलिए जो है एनर्जी कंजर्व रहती है। यानी कि या तो एनर्जी वो भले आपका क्या होगा कि वो उसमें कन्वर्जन होती है तो उसके वो तो ट्रांसफर हुआ होगा एनर्जी का, या तो है वो ट्रांसफॉर्म हो चुका होगा कोई अदर फॉर्म में। तो यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट इसके आते हैं एनर्जी कन्वर्जन का। एक होता है कि एनर्जी का ट्रांसफर होना। एनर्जी का ट्रांसफर होने का मतलब है कि एनर्जी का मूवमेंट होगा एक लोकेशन से किसी दूसरे लोकेशन पे, तो इसको बोलते हैं हम लोग एनर्जी ट्रांसफर का केस। तो और दूसरा होता है कि या तो एनर्जी जो है वो ट्रांसफॉर्म हो चुका है, मतलब कि एक फॉर्म ऑफ एनर्जी से दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में। तो इसका एग्जांपल आप यहाँ पे इस फिगर के थ्रू आप देख सकते हैं, जैसे कि एक सिंपल पेंडुलम का जैसे आपका एग्जांपल है जिसमें कि स्ट्रिंग से ये लगा रहता है। तो जब ये मूवमेंट करता है आपका, जैसे कि ये टू एंड फ्रो इसकी जब मूवमेंट होती है, तो जब ये यहाँ पे आता है आपका सबसे ये जो पॉइंट इसका यहाँ पे, तो इस समय इसके अंदर में मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इसकी होती है। लेकिन जब ये अपने एक्सट्रीम एंड पे जाता है यहाँ पे, तो इसके अंदर में कोई भी काइनेटिक एनर्जी इसके अंदर में नहीं रहती, इसके अंदर में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर रहती है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो एनर्जी है वो क्या हो रहा है यहाँ पे, वो उसका लॉस्ट नहीं हो रहा है, मतलब कि जो एनर्जी कंजर्व रह रही है। और यहाँ पे कंजर्वेशन कैसे हो रही है कि ये जो है एनर्जी अपना ट्रांसफॉर्म कर दे रहा है। यहाँ पे इसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम थी, लेकिन यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जीरो है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी इसके अंदर में आ चुका है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है इसकी एनर्जी का। तो एनर्जी का जो से कन्वर्जन जो प्रोसेस है इसका, तो दो तरीके से, एक या तो ट्रांसफर हुआ होगा या तो वो ट्रांसफॉर्म हुआ होगा। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम जैसे ट्रांसफर की बात करते हैं, तो ट्रांसफर किस तरीके से एनर्जी का होता है, तो इसके चार तरीके से भी हो सकता है आपके। तो पहला है मैकेनिकली। मैकेनिकली मतलब है कि जब हम लोग फोर्स अप्लाइड करते हैं तो वहाँ पे जो है एनर्जी ट्रांसफर होती है मैकेनिकल फोर्स के द्वारा जो हमने लगाया हुआ है, एक्सर्ट किया हुआ है। और दूसरा है बाय इलेक्ट्रिकली, और तीसरा है बाय रेडिएशन और हीटिंग, चौथा आपका है। तो रेडिएशन में देखिए क्या होता है कि जैसे लाइट वेव्स और जो साउंड वेव्स होते हैं उसके थ्रू जो है ये रेडिएशन के थ्रू जो है वहाँ पे ट्रांसफर हो जाती है एनर्जी की। और बाय जब हीट करते हैं हम लोग तो उस समय बाय कंडक्शन, कन्वेक्शन या फिर रेडिएशन प्रोसेस जो है वहाँ पे एनर्जी की ट्रांसफर हो जाती है। तो एक इसका जो एग्जैक्ट डेफिनेशन जैसे होता है एनर्जी का आपका, कि जैसे जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की डेफिनेशन होती है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो यानी कि एनर्जी को हम लोग ना तो उसको क्रिएट कर सकते हैं और ना तो उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं हम लोग, उसको जो है एक फॉर्म से हम लोग दूसरे फॉर्म में उसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये इसका बेसिक लॉ है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का। अब यहाँ पे देखिए जैसे एनर्जी का जो कन्वर्जन जो होता है यहाँ पे, यानी कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, तो इसके जो भी अलग अलग डिवाइसेस होते हैं, तो वो कौन कौन से डिवाइसेस है और उसमें एनर्जी का किस तरह से जो है कन्वर्जन इन्वॉल्व होती है, तो ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा आता है। तो यहाँ पे हमने वो सारे इंपॉर्टेंट चीज़ को ले लिया है, तो जो कि आपको यहाँ पे देखना होगा आपको। तो इसमें देखिए सबसे पहले आपका यहाँ पे दिया हुआ है कि जैसे कि रबिंग बोथ हैंड टुगेदर फॉर वार्म। जब हम लोग अपना हाथ, दोनों हाथ को हम लोग अगर रब करते हैं तो उस समय देखिए क्या होता है कि गर्मी आप लोग देखते होंगे एहसास होता होगा आपको हाथ में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो है काइनेटिक एनर्जी जो है वो थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो अगर आपसे एग्जाम में ये पूछा जाएगा कि जब हम लोग अपना हाथ को रब करते हैं वहाँ पे, तो उस समय कौन सा एनर्जी कन्वर्जन इन्वॉल्व होती है, तो उसमें देखिए काइनेटिक एनर्जी जो है वो थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। फिर उसके बाद देखिए अगला इसमें आपका है कि अ फॉलिंग ऑब्जेक्ट स्पीडिंग अप। कोई ऑब्जेक्ट है वो जैसे फॉल कर रहा है और उसके अंदर में मतलब कि वो जो है अब स्पीड में आ जाएगा, तो इसमें क्या होगा यहाँ पे कि जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपको ये सारे एग्जाम्पल को याद रखना है और इसमें किस तरह के एनर्जी कन्वर्जन हो रही है, तो ये एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं और ऑप्शन में आपको ये वहाँ पे आपको दिए रहेंगे ऑप्शन में, तो जो करेक्ट होगा वही आपको वहाँ पे करना होगा। अब वहीं पे देखिए जैसे जो हम लोग बैटरी पावर टॉर्च लाइट जब यूज़ करते हैं तो इसके अंदर में दो सिनेरियो होती है। तो पहला केस में जैसे बैटरी जो हम लोग यूज़ करते हैं, तो उसमें बैटरी के अंदर में केमिकल एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। और वहीं जो बल्ब जो उसके अंदर में होता है तो वो जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी से वो रेडिएंट एनर्जी में कन्वर्ट होती है। फिर अगला देखिए जो जियोथर्मल पावर प्लांट जो होता है तो वहाँ पे हीट एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। और वहीं पे फिर अगला देखिए जो थर्मोकपल है, थर्मोकपल के अंदर में हीट एनर्जी जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। फिर नेक्स्ट देखिए हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो डैम्स जो होते हैं, तो वहाँ पे जो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। फिर अगला देखिए इलेक्ट्रिक जनरेटर का केस हम लोग देखते हैं, तो इलेक्ट्रिक जनरेटर केस में यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी या फिर जो मैकेनिकल वर्क जो रहता है तो ये इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट होता है।
और वहीं पे देखिए अगला विंड मिल्स की हम बात करते हैं। तो विंड मिल्स में इसमें जो है विंड एनर्जी जो है तो वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है या तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो ये डिपेंड करता है कि एप्लीकेशन वहाँ पे क्या यूज़ किया जा रहा है। फिर अगला देखिए, जब माइक्रोफोन जो हम लोग यूज़ करते हैं, माइक्रोफोन जैसे कि मोबाइल में भी आपका रहता है या फिर और भी बहुत सारे जगहों पे यूज़ किया जाता है, तो वहाँ पे साउंड एनर्जी जो है तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। और वहीं पे देखिए जो फोटोसिंथेसिस होती है प्लांट्स में, तो वहाँ पे सोलर एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो इसमें आप जानते हैं कि सोलर एनर्जी के चलते ही प्रेजेंस में ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है, तो ये केमिकल एनर्जी का आपका हो गया, कन्वर्जन हो गया। फिर अगला देखिए जो इलेक्ट्रिक लैंप है, तो इलेक्ट्रिक लैंप के जो एग्जांपल आपका है, तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है हीट या फिर लाइट एनर्जी में, हीट और लाइट दोनों में ये कन्वर्जन होती है इसकी। फिर अगला देखिए, जब हम लोग वुड को बर्निंग करते हैं यानी कि लकड़ी को जब जलाते हैं हम लोग, तो वहाँ पे केमिकल एनर्जी जो है तो वो हीट और लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होती है। फिर अगला देखिए जो फ्यूल सेल्स होती है, तो इसके अंदर में केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। फिर स्टीम इंजन की बात करते हैं, तो यहाँ पे जो हीट एनर्जी है वो मैकेनिकल एनर्जी में ये कन्वर्ट होती है। फिर अगला देखिए इलेक्ट्रिक हीटर है, तो ये इलेक्ट्रिक एनर्जी से ये हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो ये सारे जो हैं आपके एग्जाम्पल दिए गए हैं एनर्जी कन्वर्जेंस के, तो इसमें से आपको ये सारे एग्जाम्पल मिलेंगे, तो ये सारे ऑप्शन आपको वहाँ पे दिए रहेंगे। किसी में आपको यहाँ पे जैसे सफल करके दिया रहेगा ऑप्शन, तो जो करेक्ट फॉर्म मतलब है कन्वर्जन किस तरीके से हो रही है, तो वो आपको एग्जैक्टली याद रखना होगा। अब आइए हम लोग यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो क्वेश्चन देखिए आपका पहला है कि एनर्जी यूज्ड इन सोलर कुकर, सोलर डिस्टिलेशन प्लांट्स, सोलर पावर प्लांट इज नोन एज। तो इसमें जो है कौन सा एनर्जी का हम लोग यूज करते हैं, तो यहाँ पे देखिए सोलर एनर्जी का सिंपली यूज किया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। फिर अगला क्वेश्चन देखिए कि व्हेन ए बॉडी फॉल्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी देन द वर्क डन बाय द ग्रेविटी इज। अब यहाँ पे देखिए आपको केस को अच्छे से समझना होगा कि कोई बॉडी है वो जो है ग्रेविटी के अंडर में ही वो फ्रीली फॉल कर रहा है, तो यानी कि देखिए जिस डायरेक्शन में ग्रेविटी लग रही है उसी डायरेक्शन में जो है बॉडी फॉल कर रही है। तो यहाँ पे जो केस आपका है कि जिस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट हो रहा है बॉडी का, तो उसका देखिए जो डायरेक्शन मतलब कि जो कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो है उस बॉडी का, तो वो जो है उसी डायरेक्शन में हो रही है। तो इस केस में जो वर्क डन होगा वो पॉजिटिव होगा। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे वर्क डन जो होगी तो ये आपका पॉजिटिव होगा। तो अगर मान लीजिए कोई बॉडी है अगर फ्रीली फॉल्स कर रहा है ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में, तो वहाँ पे जो है वर्क डन वो ग्रेविटी के अगेंस्ट, ग्रेविटी के ही रिस्पेक्ट में हो रहा है, वहाँ पे उसके अगेंस्ट में नहीं हो रहा है वहाँ पे। तो इस कारण से यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा इसका केस। फिर अगला क्वेश्चन देखिए यहीं पे दिया आपका इसमें कि वन ए बॉडी स्लाइड्स अगेंस्ट रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस द वर्क डन बाय द फ्रिक्शन इज। तो अब यहाँ पे केस आपका उल्टा है कि जैसे यहाँ पे क्या है कि रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस है, तो रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस में अगर बॉडी जैसे स्लाइड कर रहा है वहाँ पे, तो इस केस में जो फोर्स एक्ट हो रहा है बॉडी के अंदर में, तो उसका कंपोनेंट जो है डायरेक्शन मतलब जो भी है तो वो उसका डिस्प्लेसमेंट के अगेंस्ट में यहाँ पे हो रही है। यानी कि जो वर्क डन होगा इस केस में वो क्या होगा, निगेटिव होगा, क्योंकि यहाँ पे जो बॉडी है स्लाइड कर रहा है वो भी रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस में। तो जब भी रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस के अगेंस्ट में जब स्लाइड करती है बॉडी, तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट है तो वो अपोजिट होता है फोर्स के अप्लाइड के चलते। यहाँ पे फोर्स जो है तो फ्रिक्शन का काम कर रहा है, तो उसके अगेंस्ट में डिस्प्लेसमेंट हो रही है। तो इस केस में जो वर्क डन होगा वो निगेटिव होगा। तो ये दो केस मैंने आपको ऑलरेडी बताया था पहले भी, तो वहां से आप लोग इसको समझ सकते हैं। तो इसका देखिए राइट आंसर क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है कि ड्यूरिंग इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर फॉर्म द टोटल एनर्जी एट एनी टाइम रिमेन्स। तो देखिए जब एनर्जी का जब इंटर कन्वर्जन होता है वन फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, तो जो टोटल एनर्जी होती है किसी भी समय वो क्या रहेगा, तो देखिए किसी भी समय जो एनर्जी वो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगी, उसमें कोई भी इंक्रीज डिक्रीज या जीरो वो कभी नहीं होगा, क्योंकि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आपने देखा था कि एनर्जी को हम ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और ना तो उसको हम क्रिएट कर सकते हैं, वो बस कन्वर्ट होती है। और जो भी टोटल एनर्जी रहता है कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर में, तो वो जो है कांस्टेंट ही रहेगा। तो इसका आंसर क्या आपका हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका हो जाएगा। यहाँ पे कोई भी एनर्जी की लॉस या फिर जो है उसमें कोई गेन नहीं होती है, वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाती है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए कि अ मूविंग कार पॉजेजेस। तो कोई भी कार है अगर वो जैसे मूव कर रहा है तो उसके अंदर में वो जैसे वो क्या पॉजेस करेगा, तो वो देखिए उसके अंदर में मैकेनिकल एनर्जी होती है, क्योंकि कार जो है मोशन में आ चुका है, तो उसके अंदर में मैकेनिकल एनर्जी वो पॉजेस कर जाएगी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कौन सा डिवाइस जो है कन्वर्ट करता है, तो इसका देखिए राइट आंसर आपका जो है ये ऑप्शन ए आपका हो जाएगा, बैटरी हो जाएगा। तो जो बैटरी है ये केमिकल एनर्जी को
इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। और यहाँ पे देखिए ऑप्शन आपका दिया हुआ है लाउड स्पीकर, तो लाउड स्पीकर जो आप देखते हैं तो वो जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में वो कन्वर्ट करता है। फिर उसके बाद जैसे आपका इलेक्ट्रिक मोटर आपका दिया हुआ है, तो इलेक्ट्रिक मोटर जो है, तो ये इलेक्ट्रिक मोटर काम क्या करता है कि ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है ये। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे दिया आपका है कि व्हाट हैपेंस टू द बॉडी ऑन विच वर्क इज डन। अब यहाँ पे देखिए आप लोग इस सेंटेंस पे ध्यान देना, यहाँ पे बोला जा रहा है कि उस बॉडी के ऊपर में क्या होगा कि जिस पे जो है वर्क डन किया जा रहा है। तो देखिए कोई भी बॉडी है तो अगर उसके ऊपर में ही अगर वर्क डन किया जाएगा तो उसकी एनर्जी जो है इंक्रीज होती है, यानी कि वो जो है एनर्जी गेन करेगा। लेकिन इसी केस में अगर मान लीजिए इस तरीके से रहता है कि जब बॉडी खुद अगर वर्क करता है तब उसकी एनर्जी जो है डिक्रीज करती है, यानी कि वो एनर्जी को लूज करता है। लेकिन यहाँ पे केस आपका क्या है कि बॉडी जो है, जिसमें कि मतलब कोई बॉडी है उसके ऊपर में वर्क डन हो रही है, तो इस केस में एनर्जी वो क्या करेगा, गेन करेगा। तो राइट आंसर ऑप्शन बी आपका हो जाएगा। तो आप लोग ध्यान से देखना क्वेश्चन को, उसमें आपको दिया क्या हुआ है। अगर उसमें आपको दिया रहेगा कि बॉडी है जिसपे वर्क डन खुद ही हो रहा है, उसके ऊपर पे हो रही है, तो उस केस में एनर्जी उसकी गेन करेगी। अगर बॉडी खुद काम करेगा किसी दूसरे के ऊपर में तो उसकी एनर्जी लॉस होगी। अगला क्वेश्चन देखिए कि ऑन एन ऑब्जेक्ट द वर्क डन डज नॉट डिपेंड अपॉन। तो कोई भी जैसे ऑब्जेक्ट है तो वर्क डन जो है किस पे डिपेंड नहीं करता है। तो आप लोग बस इस फॉर्मूले को याद रखना, तो इससे आपका जो है क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। वर्क डन होता है आपका एफ इंटू डी कॉस थीटा। तो आप देखिए इसमें दिया आपका डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट पे तो डिपेंड तो करता ही है, तो ये तो आपका जैसे नहीं होगा। फिर उसका अगला देखिए कि एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, तो एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इस पे भी डिपेंड करता है। फिर अगला देखिए फोर्स अप्लाइड, तो फोर्स अप्लाइड पे भी डिपेंड करेगा। फिर अगला देखिए इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो इनिशियल वेलोसिटी से कोई लेना देना नहीं होता है वर्क डन का, तो यही पर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा इसका। फिर अगला देखिए कि वर्क डन विल नॉट बी जीरो इन बीच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो कौन सा केस में जो है आपको वर्क डन यहाँ पे क्या होगा कि वो जीरो नहीं होगा, वो आपको बताना है इसमें से। तो आप लोग इसी फॉर्मूले से इसका भी निकाल सकते हैं आप यहाँ पे। तो पहला देखिए कि व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, तो अगर डिस्प्लेसमेंट अगर जीरो है तो इस केस में क्या होगा, वर्क डन जीरो तो होगा ही होगा। तो इस केस में तो मतलब कि वर्क डन जीरो का केस ये जैसे आएगा नहीं आपका यहाँ पे। फिर अगला देखिए कि व्हेन एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज जीरो, तो एंगल बिटवीन अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में अगर जीरो होगा तो इस केस में क्या होगा, आपका कॉस थीटा का जो वैल्यू है वो जीरो हो जाएगा। और कॉस जीरो बराबर वन होता है, तो इस केस में आपका क्या होगा, वर्क डन जीरो नहीं होगा। तो यही आपका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर है। तो इस तरह से आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका हो जाएगा। बाकी अगला देखिए कि व्हेन द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज 90 डिग्री, तो इस केस में जो है कॉस 90 डिग्री बराबर जीरो हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे भी क्या होगा, जो वर्क डन है वो जीरो आपका हो जाएगा। और फिर अगला देखिए व्हेन फोर्स जीरो, तो फोर्स जीरो रहेगा तो उस केस में भी वर्क डन जीरो रहेगा। तो केवल एक ही केस आपका है, बी वाला जो है इसमें दिया हुआ है कि इस केस में वर्क डन जीरो नहीं होगा आपका। तो यही चीज़ क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था। तो यहाँ तो थैंक यू दोस्तों, अगले क्लास में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ एनर्जी के बारे में, और पावर जो आपका रिमेनिंग रह गया उसके बारे में। उनसे भी आपका अच्छा खासा क्वेश्चन बनता है, तो वो हम लोग उसको सेपरेटली डिस्कस करेंगे। तो आपको कैसा लगा ये लेक्चर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, और अपने दोस्तों के अमंग वीडियो को शेयर करते रहना। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।